the particles present in crystal is when represented by points is called crystal lattice. क्रिस्टल किस चीज को कहते हैं हम पढ़ चुके हैं, अच्छी काफी खासी डिटेल्स के साथ पढ़ चुके हैं। वो सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल, जिस भी पार्टिकल से क्रिस्टल बना हो वही पार्टिकल। जिस सॉलिड के अंदर पार्टिकल एक खास तरतीब के साथ एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हों उस सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अच्छा अब इस सॉलिड के अंदर ये जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है या आयन है, ये जिस तरतीब के साथ अरेंज हुए हैं तो उस तरतीब के साथ हर एक पार्टिकल का लोकेशन अगर हम एक कागज के ऊपर, एक पेपर के ऊपर पॉइंट्स के थ्रू दिखाए तो उस शेप को, उस चीज को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वो NaCl का ड्रा कर चुके थे ना शक्ल, तो अब इसके आगे सिलेबस में आपका ये आ भी रहा है NaCl, इसका शेप आ रहा है, वो हम ड्रा भी करेंगे। तो NaCl के अंदर कोई भी पार्टिकल किस पोजीशन पर होता है तो वो हम डॉट्स से दिखाते हैं। चलो ये आगे कर लेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ बस अब ये याद रखना है कि क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो पार्टिकल्स चाहे वो मॉलिक्यूल हो, एटम हो या आयन हो, उन पार्टिकल्स के लोकेशन को कागज पर हम पॉइंट्स के थ्रू दिखाएं तो इसको हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस सिंपली। ठीक है, अच्छा, और कागज पर हम पॉइंट्स के थ्रू ही दिखाते हैं तो उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। अच्छा, अब उसके बाद है फिर यूनिट सेल। ये कुछ बेसिक डिफिनीशंस है, ये आपको समझने पड़ेंगी क्रिस्टल को अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, यूनिट सेल के हम मुख्तलिफ डिफिनीशंस कर सकते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल डिफिनीशन विल बी द स्मॉलेस्ट पोर्शन इन ए क्रिस्टल लैटिस which shows the three-dimensional properties of the entire crystal is called unit cell। अच्छा जनाब, क्रिस्टल लैटिस को मान लो हमने ड्रा कर दिया है। उस क्रिस्टल लैटिस में सबसे छोटा पोर्शन, द स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे छोटा पोर्शन, और सबसे छोटा वो पोर्शन जो कि उसके अंदर 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज ऐसे मौजूद हो जो कि तमाम के तमाम क्रिस्टल लैटिस के 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज को दिखा रहा हो, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे उस छोटे हिस्से को हम कहेंगे यूनिट सेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको अब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर हम NaCl का एग्जाम्पल ले लें। NaCl एक क्यूबिक शेप में होता है। ठीक है, इसका क्रिस्टल जो है वो क्यूबिक शेप में होता है। अब देखो ये बड़ा क्यूब, ये बड़ा क्रिस्टल जो NaCl का मैं ड्रा कर चुका हूँ, ये छोटे छोटे क्यूब्स से मिलकर बनता है। ठीक है, ये एक क्यूब, इसके बाद दूसरा क्यूब, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। ये छोटे छोटे क्यूब्स मिलकर ये बड़ा क्यूब बनाएंगे। अब देखो ये बड़ा क्यूब जो है, ये बड़ा क्रिस्टल जो है, इसको अगर हम ड्रा करें पेपर पे पॉइंट्स के थ्रू तो इसको हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब इस क्रिस्टल लैटिस का ये सबसे छोटा वाला हिस्सा, ये छोटा वाला हिस्सा वो तमाम प्रॉपर्टीज, 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज दिखा सकता है जो कि इस बड़े क्यूब के 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज है। कैसे
ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, इसके एजेस जैसे हैं वैसे ही एजेस इसके हैं। यहाँ पर इसके जितने इंटरफेशियल एंगल्स बनते हैं वैसे ही इंटरफेशियल एंगल्स इसके बनते हैं। तो इस छोटे वाले, सबसे छोटे वाले हिस्से, स्मॉलेस्ट पोर्शन में वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद है जो कि इस तमाम क्रिस्टल लैटिस, इस तमाम क्रिस्टल यूनिट, तमाम बड़े क्रिस्टल के 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज को दिखा सकता है। तो इस स्मॉलेस्ट पोर्शन, इस स्मॉलेस्ट यूनिट, इस सबसे छोटे वाले हिस्सों को हम कहेंगे यूनिट सेल, इसको हम यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे बड़ा क्रिस्टल होता है वो बनता है अगर हम इस यूनिट सेल को बार बार रिपीटेडली एक दूसरे के ऊपर, दाएं बाएं नीचे लगाए जाए। तो इनके कंटिन्यूसली लगाते लगाते इनसे बनेगा ये बड़ा क्रिस्टल। तो इसलिए हम यूनिट सेल की तारीफ ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इज द, इस तरह भी कर सकते हैं, आर द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल। एक बड़े क्रिस्टल के अंदर बार बार दोहराते हुए सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, इसके स्ट्रक्चर का सबसे छोटा वाला हिस्सा, सबसे छोटा वाला यूनिट जिसको बार बार दोहराते हुए, रिपीटेडली लगाते हुए ये बड़ा क्रिस्टल बनता है, उस छोटे हिस्से को हम कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल समझ में आ गया। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर इसका एग्जाम्पल एक डेली लाइफ में अगर हम एनालॉजी ले तो ये भी ले सकते हैं कि ये जो दीवार हमको दिख रहा है, ये दीवार एक एक ईंट को मिलाकर बनता है। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये पूरा दीवार जो है ये एक क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल को बनाने के लिए जो यूनिट रिपीटेडली यूज हुआ है वो ईंट है, ब्रिक है, ईंट। तो इसका मतलब ये ईंट जो है ये यूनिट सेल हो गया और इसी को रिपीटेडली रखते हुए ये पूरा दीवार बन जाता है। तो दीवार क्रिस्टल और ईंट यूनिट सेल हो गया। ठीक, तो खुद को अगर समझाने के लिए आप ये एग्जांपल ले लो तो ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल ठीक नहीं है, ये प्रॉपर एनालॉजी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल की। क्रिस्टल को हम जानते हैं क्रिस्टल की 6 पैरामीटर्स है, 6 पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स को समझ लो, 6 पैरामीटर्स। एक यूनिट सेल, जो यूनिट सेल होता है, इस यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स है। नंबर 1 है ए रिलेटिव लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। इसके 3 साइड्स जो है, 3 साइड्स मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट, 3 साइड्स। इन 3 साइड्स के लेंथ्स 3 पैरामीटर हो गए। नंबर बी 3 एंगल्स बिटवीन देम, और इनके दरमियान जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स भी 3 ही होंगे। तो 3 पैरामीटर्स ये हो गए, 3 पैरामीटर्स ये, 3 पैरामीटर्स ये 3 और 3 पैरामीटर्स मिलाकर कुल 6 पैरामीटर्स बनते हैं। ये 6 पैरामीटर्स एक यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब गौर से सुनो, देखो इन साइड्स को हम दिखाते हैं ए बी सी से, ज़्यादातर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गेमा से। ठीक है, अल्फा, बीटा, गेमा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स को। एंगल्स अल्फा, बीटा, गेमा, 3 एंगल्स। साइड जो है लेंथ, विड्थ, हाइट, उसको हम रिप्रेजेंट ज़्यादातर करते हैं ए बी सी से। तो 3 और 3 मिला के 6 पैरामीटर्स बन गए। अब इन 6 पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम एक यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं कि इसके एजेस कितने कितने हैं, और उन एजेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, बीटा, गेमा, वो कितना कितना एंगल बन रहा है। तमाम 90 के है या 290 के है, एक 120 का है या एक 90 से कम है या एक 90 से ज़्यादा है, या तमाम एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ एंगल्स। ठीक है, अब देखो गौर से सुनो, ये मिसाल क्यों फिट इन नहीं आ रहा था दीवार और ईंट का एग्जाम्पल, क्रिस्टल और यूनिट सेल के साथ मुशाबिहत क्यों नहीं रखता। यहाँ पर ये क्यूब जो कि NaCl का एक क्रिस्टल है, ये बनता है इस स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से। ठीक है, अब इस स्मॉलेस्ट यूनिट सेल का स्ट्रक्चर सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे इस बड़े क्रिस्टल का है।
और ये सेम टू सेम स्मॉलेस्ट यूनिट खुद को रिपीट कर करके जो बड़ा क्रिस्टल बनाता है वही क्रिस्टल सेम टू सेम इसकी तरह होता है। कैसे? इस स्मॉलेस्ट यूनिट के इंटरफेशियल एंगल्स को कैलकुलेट करो और फिर ये जो बड़ा क्रिस्टल बन रहा है इसके भी इंटरफेशियल एंगल्स को कैलकुलेट करो, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही है। यूनिट सेल हम उसको कहते हैं जो कि तमाम के तमाम 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज उस बड़े क्रिस्टल का दिखाता हो, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन, उसको हम कहेंगे यूनिट सेल। जबकि दीवार के केस में ऐसा नहीं है। दीवार के इंटरफेशियल एंगल्स को आप देख लो और उसके लिंक्स और साइड्स को देख लो, ABC साइड्स भी, सिर्फ एंगल्स नहीं साइड्स भी है, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ वो दीवार जिस ईंट से बन रहा है उसके साइड्स के रेशियो और एंगल्स को देख लो, तो उसमें आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। शायद एंगल सेम निकले, 90-90 का निकले, दीवार क्योंकि सब चीजें परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90-90 का निकले, लेकिन साइड्स के रेशियो में बहुत बड़ा फर्क आएगा। कैसे आएगा? ये मान लो दीवार है तो इसके A और B साइज को देख लो, ठीक है। ईंट से जो बन रहा है ईंट ऐसे है, इसके A और B को देख लो। इस दीवार का जो C वाला साइड है वो सिर्फ इतना सा होगा और इसका C साइड जो है वो बहुत ही बड़ा होगा क्योंकि ब्रिक वो मोटी होती है। तो ABC साइड्स में एक दीवार और ब्रिक का फर्क आ जाता है। अगर एंगल्स में ना आए सही, लेकिन साइड्स में आ जाता है, और खास करके ये C वाला जो साइड है इसमें तो जरूर आएगा। तो इसलिए हम दीवार और ईंट का मुशाबिहत यूनिट सेल और क्रिस्टल से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, ये कहीं और पर एक स्टूडेंट था उसने बता दिया था, तो मैंने लाजमी इसलिए समझा ताकि अगर आपके जहन में इस तरह का मिसाल आए तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना कि यूनिट सेल उसको हम कहते हैं कि वो एक बड़े क्रिस्टल के तमाम 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ को अपने वजूद के अंदर, अपने छोटे से वजूद के अंदर समाये रखता हो। उस छोटे स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम कहेंगे यूनिट सेल, ठीक है। और यूनिट सेल को फिर हम डिफाइन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं 6 पैरामीटर्स के थ्रू, जिसके जरिए फिर वो जो बड़ा क्रिस्टल बन रहा है वो भी हम करते हैं 6 पैरामीटर्स। 3 साइड होंगे और उन 3 साइड के बीचों बीच उनके दरमियान जो एंगल्स 3 बनते हैं वो एंगल्स को अल्फा बीटा गेमा से, साइड्स को ABC से दिखाएंगे। अच्छा, अब ये कि इस यूनिट सेल के इस रिलेटिव साइड्स के रिलेटिव लेंथ्स को और एंगल्स को लेते हुए तकरीबन 7 किस्म के शेप हमारे साथ बनते हैं। ये शेप्स भी आप अपने साथ याद रखना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्यूबिक नंबर 1, नंबर 2 मोनोक्लिनिक, नंबर 3 ट्राइक्लिनिक, नंबर 4 ट्राइगोनल, नंबर 5 टेट्रागोनल, नंबर 6 हेक्सागोनल, नंबर 7 ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। इन साइड्स को बदलते हुए, इन एंगल्स को बदलते हुए तमाम को मिलाकर एक यूनिट सेल का तकरीबन 7 टाइप्स का शेप्स बन सकते हैं। 7 किस्म के अशकाल, 7 टाइप्स ऑफ शेप्स बन सकते हैं, ठीक है। नाम उसके ये है क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। एक में एक किस्म के साइड्स और एंगल्स होंगे तो दूसरे में दूसरे किस्म के साइड्स और एंगल्स होंगे। अब इन तमाम 7 शेप्स के ग्रुप को हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो इन 7 शेप में से किसी शेप का हो सकता है, इसलिए इन 7 शेप्स को हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। और ये 7 शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है इन 6 पैरामीटर्स को लेते हुए। इसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स, या तो साइड्स तब्दील होंगे एक दूसरे से, या एंगल्स होंगे, या एक साइड एक एंगल, इस तरह से तब्दील होते हुए 7 बेसिक क्रिस्टल के शेप्स बनते हैं। कुल मिला के तमाम को हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं।
अच्छा, अब क्यूबिक के साइड्स कैसे हैं, एंगल्स कैसे हैं, मोनोक्लिनिक के कैसे हैं, ट्राइक्लिनिक के कैसे हैं, ये आपके किताब के अंदर एक चार्ट है, जरा देख लो, है उसमें दिया गया है, तो उसको पढ़ लेना आराम के साथ, घर में बैठकर, हाथ में चाय लेकर, पकड़कर, ठंडे पंखे के नीचे बैठकर, ठीक है, तो पढ़ लेना वो, और एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेना, उसमें मौजूद है टेबल के अंदर, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके किताब के अंदर इन तमाम शेप्स में ये क्यूबिक शेप थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इन्होंने, क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि क्यूबिक शेप जो है वो सबसे सिंपलेस्ट शेप है और सबसे अच्छी तरह से समझ में आने वाली शेप है, इसलिए आपके सिलेबस के अंदर क्यूबिक शेप को डाला गया है, शामिल किया गया है। अब समझ में आ गया? इससे पहले जितने भी मैं एग्जाम्पल्स आपको कर रहा था, तमाम के तमाम एग्जाम्पल क्यूबिक शेप को इस्तेमाल करते हुए मैं क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि ये समझ में आसानी के साथ आ सकता है, और आप बिगिनर्स हो, केमिस्ट्री के बिगिनर्स हो, हाई लेवल में जाकर फिर आप और भी शेप्स पढ़ोगे। बिगिनर के लिए अच्छी तरह से समझ में आने के लिए क्यूबिक शेप पढ़ते हैं, इसलिए इन्होंने भी क्यूबिक शेप शामिल किया है, तो क्यूबिक शेप पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ चुका है।